नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है। एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। उन्होंने सर्वदलीय बैठक में यह बात कही है और यह खबर इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर छपी है, दूसरे अखबारों में भी है। हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर डेक्कन हेरल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया, जागरण ने सभी ने सूत्रों के हवाले से यह खबर छापी है कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं। जयशंकर का बयान। एस जयशंकर ने क्यों कहा कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है? इस वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे कि ईरान ने बातचीत से इनकार कर दिया है और युद्ध का रुक जाना आसान नहीं लगता। मगर पहले उस शब्द पर, उस भाषा की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो पाकिस्तान को लेकर कुछ भी बोला जा सकता है, कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन एस जयशंकर का यह बयान उस कड़ी में है नहीं। अगर उस कड़ी में होता तो जयशंकर विदेश मंत्री के नाते नीतिगत बात करते और विपक्ष के सांसदों से नहीं, बल्कि बाहर आकर ऑन रिकॉर्ड अमेरिका से कहते कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देने वाला देश है। उसकी भूमिका शांति के किसी प्रयास में कैसे हो सकती है? इससे पाकिस्तान को ग्लोबल मंच पर वो जगह मिल रही है जो उसे मिलनी नहीं चाहिए। जयशंकर जब अमेरिका से यह बात नहीं कह पा रहे हैं, तब सर्वदलीय बैठक में कहने का क्या तुक है कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं? हिंदी की जनता के बीच शायद ऐसी बातों पर तालियां बज सकती हैं, लेकिन वह जनता भी अब यह समझने लगी है कि यही बात आप ट्रंप से सीधे सीधे क्यों नहीं कह सकते। जब ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया तो क्या उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका को लेकर ऐतराज जताया? अगर ऐसा किया गया होता तब इस बात का कोई मतलब होता, वरना जयशंकर के इस बयान में झुंझलाहट से ज्यादा कुछ भी नहीं। जब जवाब नहीं होता, कहने के लिए कुछ नहीं होता, तभी इस तरह की भाषा जुबान पर आती है। जयशंकर सामान्य नेता नहीं है। उनका जीवन विदेश सेवा में गुजरा है। रूस में अमेरिका के राजदूत रहे जॉन हंट्समैन ने एक बार डिप्लोमेसी का राज बताया था और कहा कि हमारी ट्रेनिंग इस तरह की होती है कि जब कहने के लिए कुछ नहीं होता तब हम कुछ कह देते हैं, और जब कहने के लिए कुछ होता है तब हम कुछ नहीं कहते। अंग्रेजी में यह कोट इस तरह से है, वी आर ट्रेन्ड टू से समथिंग व्हेन देयर इज नथिंग टू से, and to say nothing when there is something to say. When is here pronounced as when. आपको लगेगा जयशंकर ने पाकिस्तान को जवाब दिया, दरअसल ऐसा है नहीं। इस युद्ध में केवल ईरान और इस्राइल शामिल नहीं, खाड़ी के कई देश हैं, लेबनान भी है। क्या आपको भारत की कहीं भी कोई भूमिका नजर आती है युद्ध की निंदा करने में, युद्ध को रुकवाने में? अगर आप बड़े स्केल पर देखेंगे तो शायद भारत की कोई ऐसी भूमिका नजर नहीं आती, मगर पाकिस्तान को लेकर तुरंत बयान दे दिया कि हम उनकी तरह दलाली करने वाले राष्ट्र नहीं। जयशंकर को बताना यह चाहिए था कि भारत उससे भी बड़ा रोल अदा कर रहा है। दुनिया आज की स्थिति में कैसे भारत की तरफ देख रही है, इसका जवाब नहीं है तो पाकिस्तान को लेकर कुछ बोल देने की पुरानी राजनीति का सहारा लिया गया। जैसे गिरिराज सिंह बिहार के चुनावों में कभी बोला करते थे कि बीजेपी हार गई तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। अगर जयशंकर दलाली टाइप की भाषा बोलेंगे तब फिर बाकी नेता क्या करेंगे? उन्हें इंग्लिश में भाषण शुरू कर देना चाहिए। यू नो व्हाट आई मीन टू से। जयशंकर ने जो कहा वो डिप्लोमेसी के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है। कैसे? अमेरिका के एक डिप्लोमेट रहे हैं थॉमस पिकरिंग, इनका एक बयान सुनिए। आर्कियोलॉजी में आप अनजाने सत्य को सामने लाते हैं, कूटनीति में जो जाहिर होता है उस पर पर्दा डाल देते हैं। इन आर्कियोलॉजी यू अनकवर द अननोन, इन डिप्लोमेसी यू कवर द नोन। कूटनीति में अगर आप भाषा के स्तर से फिसल गए तब फिर आप अपनी हैसियत से भी फिसल जाते हैं। विदेश मंत्री की ऐसी भाषा नहीं होती, लेकिन जब विदेश नीति कई मोर्चे पर असफल नजर आने लगे तब कोई जवाब होता नहीं, तब आप ताली बजाने वाली भाषा में बात करने लग जाते हैं। इस तरह से जयशंकर ने विदेश मंत्रालय को भी
भाषा की शालीनता के बोझ से मुक्त कर दिया। इसके बाद अंग्रेजी नहीं जानने वाले, किसी को भी कुछ भी बक देने वाले नेता भी विदेश मंत्री का सपना देख सकते हैं। विदेश मंत्रालय को तमाम मंत्रालयों में एक्सक्लूसिव क्लब की तरह देखा जाता है। जयशंकर ने उस क्लब के दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं। भारत का अगला विदेश मंत्री वही होगा जो इस तरह की भाषा बोलेगा कि उसके बयान को टीवी पर चलाने के लिए कई बार बीप साउंड की जरूरत पड़ेगी। जयशंकर की इस भाषा को मैं कतई सड़क छाप नहीं कहूंगा, क्योंकि सड़क पर बहुत अच्छी भाषा बोली जाती है, लोग बहुत प्यार से बातें करते हैं। सड़क की भाषा हमेशा अच्छी होती है। बदलाव अगर आया है तो सत्ता की भाषा में आया है। ट्रंप की भाषा को देखिए, वे पत्रकारों से लेकर प्रधानमंत्रियों के बारे में जिस तरह से बातें करते हैं, इस तरह की भाषा दुनिया की किसी सड़क पर नहीं बोली जाती है। Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people, but they don't have great leadership. I think you are a terrible reporter. It's the way you ask these questions. You start off with a man who's highly respected, asking him a horrible, insubordinate and just a terrible question. अगर जयशंकर ट्रंप की तरफ बोलना चाहते हैं जिसमें बीप साउंड का इस्तेमाल बढ़ जाए तो स्वागत है। तब उन्हें ट्रंप की ही तरह प्रेस के सामने दिन में 10 बार आकर बोलना चाहिए। भारत का अपना मेयार है, कद है, उसके मंत्रियों से उम्मीद की जाती है उनकी भाषा भी उसी स्तर की होगी। अगर भाषा की यह दीवार तोड़ी जा रही है तो जो सबसे ताकतवर है उसके लिए तोड़ी जानी चाहिए। जयशंकर को अमेरिका से कहना था कि भारत पाकिस्तान को आतंक को पनाह देने वाला देश समझता है, उसे आप हर स्तर पर मान्यता देकर ठीक नहीं कर रहे। जब ट्रंप ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर के साथ लंच किया, लंबी बातचीत की, उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, तब क्या भारत ने ऐतराज किया कि उसे यह सब पसंद नहीं? भारत ने आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान को घेरते रहने की लाइन क्या छोड़ दी है? जब भी ट्रंप ने पाकिस्तान को मंच दिया तब भारत ने नाराजगी क्यों नहीं जताई? क्या इसलिए कि अमेरिका की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं? अमेरिका की आलोचना तो अमेरिका में ही दुनिया भर के लोग कर रहे हैं। अगर आप इतना देख लेंगे, समझ लेंगे कि आप कहां पर नहीं बोल पाते हैं, मतलब आप ट्रंप के सामने नहीं बोल पाए कि पाकिस्तान दलाल देश है, आतंकवादियों को पनाह देता है, तब सर्वदलीय बैठक में बोलने का क्या मतलब? और अगर बंद कमरे में विपक्ष के सांसदों के बीच कह भी दिया तो उस पर टिके रहना चाहिए था। बाद में सरकार के सूत्रों ने टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा जयशंकर पाकिस्तान पर तंज नहीं कर रहे थे, वे उसकी ऐतिहासिक भूमिका का संदर्भ बता रहे थे। विदेश मंत्री अगर ऐतिहासिक भूमिका का संदर्भ बताने के लिए दलाली शब्द का इस्तेमाल करते हैं तब यह और भी चिंता की बात है। यही जयशंकर हैं जिन्होंने फरवरी 2023 में समाचार एजेंसी ANI के एक इंटरव्यू में कहा कि मैं एक छोटी अर्थव्यवस्था होने के नाते क्या करूं? एक बड़ी अर्थव्यवस्था से जाकर लड़ाई मोल ले लूं? रिएक्ट करने की बात नहीं है, यह कॉमन सेंस की बात है। चीन के संदर्भ में यह सवाल पूछा गया था। जब चीन की बात आई तो कॉमन सेंस याद आ गया, और जब पाकिस्तान की बात आई तो दलाली की बात याद आ गई। एक सवाल जयशंकर से पूछा जा सकता है कि अगर यही बातचीत बीजिंग में होने वाली होती तो क्या तब भी जयशंकर कहते कि भारत उनकी तरह दलाल देश नहीं? संदर्भ के लिए ही पूछ रहा हूं। संदर्भ माने कॉन्टेक्स्ट। यूरोप का कोई देश होता तो क्या जयशंकर इसी तरह का बयान देते? खुद प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन में गए तो बोल गए भारत शांति के लिए मदद करने को तैयार है। और तो और 2024 में यही जयशंकर कहते थे रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। अब आप क्यों नहीं कहते हैं? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल किया है कि जब प्रधानमंत्री रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करना चाहते थे तब क्या भारत दलाल देश बन गया था? यह सेलेक्टिव दलाली या सेलेक्टिव याददाश्त की बात है। ईरान से दोस्ती है, खाड़ी के देशों से अच्छे संबंध हैं, इस्राइल की तो प्रधानमंत्री ने यात्रा की, तो कहिए
कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं, या यह भी कि विदेश नीति का अब एक नया राग आया है कि भारत केवल अपना हित देखता है, ग्लोबल रोल नहीं देखता। टू नॉट टू प्ले एनी रोल एट द ग्लोबल मंचा इज द न्यू मंत्रा। बोलिए, कौन रोक लेगा किसी को? जब अमेरिका के राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के दावे कर रहे थे, तब क्या भारत उसे दलाली के दावे के रूप में देख रहा था? कह पाया कि अमेरिका दलाली कर रहा है? सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी मौजूद नहीं थे। एस जयशंकर ने कहा कि 1981 से अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है और इस तरह के प्रयास कोई नई बात नहीं। 1971 में पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के बीच भी मध्यस्थता कर रहा था। इसका क्या मतलब है? तब क्या पाकिस्तान ने दलाली की थी? यह बताने की जरूरत नहीं कि हर युद्ध के साथ शांति के प्रयासों का भी अपना एक इतिहास रहा है, इंपॉर्टेंस रहा है। बातचीत और मीडिएशन का अपना रोल रहा है। इसके कारण इतिहास की धाराएं पलटी। जयशंकर ऐसी कोशिशों को सीधे सीधे दलाली कह रहे। अगर ईरान ने भारत का नाम लिया होता, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया होता, तो बातचीत में दिल्ली शामिल है यह कहा होता, तब क्या जयशंकर यह बात कहते कि हम यह सब काम नहीं करते, हम उनकी तरह दलाल देश नहीं हैं? सवाल है कि भारत ने ईरान को छोड़कर इस्राइल का साथ दिया, जिसके साथ अमेरिका है, तो अमेरिका ने भारत को छोड़कर पाकिस्तान का नाम क्यों लिया? सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान दिया, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान का नाम आगे कर दिया। क्या यह भारत की विदेश नीति की नाकामी नहीं? हो सकता है कि ट्रंप भारत को अपमानित करना चाहते हो। पिछले 1.5 साल में उन्होंने भारत का नाम कई बार इस तरह से लिया जिसे कोई भी स्वाभिमानी भारतीय पसंद नहीं करेगा, मगर ट्रंप लगातार बोलते चले गए और भारत ने एक बार भी नहीं कहा कि इस तरह से आप भारत का जिक्र मत कीजिए। कई बार लगता है कि ट्रंप पाकिस्तान के जरिए भारत को चिढ़ा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को चिढ़ा रहे हैं। कभी टैरिफ लगाकर धमकाते हैं, कभी प्रतिबंध में छूट देने के नाम पर इजाजत देकर जताते हैं कि भारत उनके आदेश पर टिका हुआ देश है। लेकिन एक शब्द भी अमेरिका के खिलाफ नहीं कहा गया। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा, ट्रंप का नाम लेकर खंडन कर दीजिए। प्रधानमंत्री ने उनकी चुनौती स्वीकार नहीं की और अपने संबोधन में ट्रंप का नाम ही नहीं लिया। आफ्टर दैट डोनाल्ड ट्रंप has said 5 times, has said, sorry, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि आप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देगा, बोल देंगे, सॉरी। जब पूछा जा रहा है कि आतंकवाद के सवाल पर भारत की कई सरकारों ने दशकों लगाकर पाकिस्तान को घेरा, अब उससे अचानक से ग्लोबल मंच कैसे मिल रहा है? पाकिस्तान में वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल में डाल दिया गया है। उनकी तबीयत को लेकर आए दिन चिंताजनक खबरें आती हैं। कुछ हफ्ते पहले दुनिया के 14 बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की सरकार को पत्र लिखा और इस पत्र में सुनील गावस्कर, कपिल देव के भी नाम हैं। इन लोगों ने खुलकर बोला कि इमरान खान की सेहत का ध्यान रखा जाना चाहिए, उनके परिवार को भी नियमित रूप से उनसे मिलने दिया जाए, उन्हें उचित कानूनी मदद देने की भी मांग की गई। भारत कम से कम यही बोल देता कि ईरान में लोकतंत्र की बहाली करना चाहते हैं, और पाकिस्तान में इमरान खान जैसे नेता के साथ इस तरह का बर्बर बर्ताव क्यों हो रहा है? अगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाने के लिए भारत सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों के दलों को अलग अलग देशों में भेज सकता है, तो इस बार क्यों चुप रह गया? भारत को इन सब पर खुलकर बोलना चाहिए। जो पाकिस्तान काबुल में अस्पताल पर बम गिराता है, उसी पाकिस्तान को ईरान पर बम बरसाने वाले अमेरिका के लिए शांति का दूत बनाया जा रहा है।
भारत ने निंदा भी की थी पाकिस्तान की कि रमजान के महीने में हमला हुआ, लेकिन वही भारत तब चुप रह गया जब अमेरिका ने रमजान के महीने में ईरान पर हमला कर दिया। हो सकता है हाउसिंग सोसाइटी के व्हाट्सएप अंकिल और सुबह सुबह पार्कों में लाफिंग योगा करने वाले अंकिल खुश हो जाएं कि पाकिस्तान को दलाल बोल दिया, लेकिन यह किसी भी डिप्लोमेटिक सवाल का जवाब नहीं कि अमेरिका पाकिस्तान को क्यों जगह दे रहा है और भारत इस पर चुप क्यों है। वैसे अब यह बातचीत भी अधर में लटक गई है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका और पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। ईरान के विदेश मंत्री अराकची ने बयान दिया है कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही। उन्होंने इतना तो माना है कि अमेरिका अलग अलग मीडिएटर्स के जरिए संदेश भेज रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बातचीत हो रही है। अराकची कहते हैं कि ईरान युद्ध नहीं चाहता और हमेशा के लिए युद्ध समाप्त करना चाहता है, मगर इसके लिए ईरान की अपनी शर्तें हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस इनके इस्लामाबाद जाने की खबरें आई, मगर अभी तक पहुंचने की खबर नहीं आई। ईरान के इनकार के बाद क्या वांस के इस्लामाबाद जाने का कोई मतलब बनता है? ईरान से भी अलग अलग आवाजें आ रही हैं, लेकिन बातचीत की बात से ज्यादातर ने इनकार किया है। रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि तेहरान अमेरिका के सीज फायर प्लान की समीक्षा कर रहा है, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि तेहरान के नेता डील चाहते हैं। 25 मार्च को रिपोर्ट आने लगी कि अमेरिका ने पाकिस्तान के हाथ 15 बिंदुओं का प्रस्ताव भेजा, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर वही खबर आ गई जिसकी उम्मीद थी। ईरान ने अमेरिका का प्रस्ताव ठुकरा दिया, बदले में 5 बिंदुओं का एक प्रस्ताव पेश किया। पहला, ईरान पर हो रहे हमले और उसके नेताओं की हत्याओं का सिलसिला पूरी तरह रुके। दूसरा, ईरान पर दोबारा हमला ना हो। तीसरा, युद्ध से हुए नुकसान के मुआवजे की गारंटी मिले और भुगतान हो। चौथा, पूरे मोर्चे पर और पूरे क्षेत्र में शामिल सभी समूहों के लिए युद्ध का अंत हो। छठा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता और गारंटी मिलनी चाहिए कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अधिकार जताने का हक है। ट्रंप को बताना चाहिए कि ईरान की इन 5 शर्तों पर उनकी क्या राय है। क्या वे मानने के लिए तैयार हैं? क्या अमेरिका और इस्राइल ईरान को युद्ध में हुए नुकसान का हर्जाना देंगे? एक तो ईरान पर बमबारी किया, उसमें अमेरिका का पैसा खर्च हो गया, अब अगर मुआवजा भी देगा तो दुनिया हंसेगी। लगता नहीं कि इन शर्तों पर समझौते के आसार हैं। ईरान पर दोबारा हमला ना करने और होर्मुज पर उसके दावे की शर्त पर शायद विचार हो भी जाए। ट्रंप भले कहते हैं कि होर्मुज से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर दुनिया होर्मुज पर ईरान के दावे को स्वीकार करती है तो उसके लिए ईरान के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, अमेरिका के लिए हार। ईरान की अर्थव्यवस्था चल पड़े। आज 26 मार्च है, 27 मार्च को ट्रंप का 5वां दिन पूरा हो जाएगा। 23 मार्च को ट्रंप ने कहा, उन्होंने सेना से कहा है 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं करें। अगर सीज फायर होना है या युद्ध को स्थायी रूप से रुकना है, तब समय बहुत कम रह गया है। And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की सरकार डील करना चाहती है, लेकिन कहने से ये डर रही है क्योंकि उसके लोग विद्रोह कर अधिकारियों की हत्याएं करने लग जाएंगे। ये वही लोग हैं जिन्हें ट्रंप कह रहे थे अपनी सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दो। अब ट्रंप कह रहे हैं कि अगर ईरान के अधिकारियों ने अमेरिका से समझौता कर लिया तो उनके अपने लोग उन्हें मार डालेंगे। इसका क्या मतलब? क्या ट्रंप को आभास हो रहा है कि ईरान उनके प्रस्ताव को नहीं मानेगा? खामेनेई की हत्या के बाद ईरान के लोगों को बगावत करने के लिए कहने वाले ट्रंप अब पीछे क्यों हट रहे हैं? एक्सियोस में रिपोर्ट छपी है कि हमले के 2 हफ्ते बाद नेतन्याहू चाहते थे कि नौरोज से ठीक पहले ट्रंप और वे मिलकर ईरान के लोगों से बगावत करने की अपील करें, लेकिन ट्रंप को डर था अगर लोग सड़कों पर उतर आए तो कत्लेआम हो जाएगा, इसलिए वे नेतन्याहू की अपील में शामिल नहीं हुए। बाद में नेतन्याहू ने अकेले ही चहार शानबे सूरी के त्योहार के दिन ईरान के लोगों के नाम संदेश जारी किया कि बाहर निकलकर सेलिब्रेट करें, हमारे विमान ऊपर से आपको देख रहे हैं। Our aircraft are hitting the terror operatives on the ground, in the crossroads, in the city squares. This is meant to enable the brave people of Iran to celebrate the festival of fire. So celebrate and Happy Nowruz. We're watching from above. अमेरिका केवल ईरान से नहीं लड़ रहा, वह अमेरिका से भी लड़ रहा है, इसराइल से भी लड़ रहा है, या सब मिलकर ईरान से लड़ रहे हैं। अमेरिका में युद्ध के एक्सपर्ट, उसकी खुफिया एजेंसियों के रिटायर्ड चीफ सब आकर टीवी पर कह रहे हैं
अमेरिका ने ईरान पर हमला कर गलती कर दी। ईरान अमेरिका पर भारी पड़ गया है। ईरान ने युद्ध का ग्रामर बदल दिया। उसकी मिसाइलों ने नौसेना वायुसेना को पहली बार निरस्त कर दिया, बेकार कर दिया। ईरान की मिसाइलों ने सीमा पर होने वाले युद्ध की समझ भी बदल दी। एक साथ वह कई देशों पर हमले कर रहा है। We had an attack. 100 missiles were shot by Iran at a very important thing that we had. I won't tell you what it was for certain reasons. 100 missiles going 2,000 miles an hour were coming at this element of importance, tremendous power and importance. And of the 100 missiles coming at us, 100 missiles were immediately shot down, shot out of the air, fall into the sea. Think of it. Not one missile got through. That was the Patriot system. It's great. ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान की सेना को खत्म कर दिया, लेकिन खुद ही बता रहे हैं कि ईरान ने उनकी एक कीमती चीज पर 100 मिसाइलों से हमला किया है, जिन्हें रोक दिया गया। एक बात आपने नोट की होगी, ईरान एक साथ 100 मिसाइलें दाग रहा है, तो क्या एक साथ 100 मिसाइलें छोड़ने की क्षमता अमेरिका और इस्राएल के पास नहीं है? इस युद्ध में ईरान ने अमेरिका की जो हालत की, अब उसके बारे में अमेरिका के ही अखबार लिखने लगे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है कि खाड़ी में अमेरिका के 13 सैन्य ठिकाने ईरान के हमलों से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। सबसे ज्यादा कुवैत के सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ है। हेडलाइन में लिखा है, कई ठिकानों में सीवियर डैमेज हुआ है। यहां काम करने वाले अधिकारियों को होटल या दूसरी ऑफिस स्पेस से काम करना पड़ रहा है। उधर ईरान की सेना लोगों से अपील कर रही है कि अमेरिकी सेना के अधिकारी जहां भी काम कर रहे हैं उसकी इत्तला दें ताकि वहां पर हमला हो सके। रिपोर्ट कहती है, फाइटर जेट चलाने और मेंटेन करने वाले स्टाफ के अलावा जमीन पर काम करने वाली ज्यादातर सेना एक तरह से गुप्त ठिकानों से काम कर रही है। खबरें छप रही हैं कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने अमेरिका के थर्ड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 1/3 सप्लाई को खत्म कर दिया है। इसकी भरपाई करने में 8 साल लगेंगे। 3 हफ्ते के भीतर ईरान के हमलों ने 8 साल की डिफेंस सामग्री अमेरिका की खत्म कर दी और 4 हफ्ते के हमले में ही दुनिया की सबसे बड़ी सेना इस हालत में आ गई। अगर जमीनी कार्रवाई हुई तब क्या होगा? खुद अमेरिका के मीडिया में विश्लेषण छप रहे हैं कि अगर अमेरिका ने जमीनी कार्रवाई की तो युद्ध बहुत लंबा और खतरनाक हो सकता है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की हालत देखकर अमेरिका में लोग ट्रंप के खिलाफ होने लगे। हर दिन उनकी रेटिंग गिरती जा रही है। रॉयटर्स इप्सोस के पोल में उनकी रेटिंग 36% पर आ गई है। राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी यह सबसे कम रेटिंग है। अमेरिका के डेमोक्रेट रिपब्लिकन सांसद ट्रंप के पीछे पड़ गए हैं कि ईरान और रूस पर प्रतिबंध लगा था तो उसे 30 दिनों के लिए हटाया क्यों? डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों तरफ के नेता कह रहे ऐसा कर रूस और ईरान जैसे प्रतिद्वंदियों को आर्थिक सपोर्ट दे दिया जा रहा है। इसके बाद भी अमेरिका के मीडिया का एक हिस्सा जमीन से हमला करने की वकालत किए जा रहा है। क्या ट्रंप ईरान के मुश्किल इलाकों में अपनी सेना को पैदल भेजेंगे? इसका मतलब है उनकी वायुसेना बेकार साबित हो चुकी है। उनके हवाई हमले में दम नहीं। ट्रंप आखिर कितनी बार और कितने तरीके से अमेरिका की कमजोरियों को एक्सपोज करते रहेंगे? ट्रंप फंस गए हैं। नेतन्याहू उन्हें इस दलदल से निकलने नहीं देंगे। जब भी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होने के आसार दिखाई देने लगते हैं, इसराइल या तो हमले की घोषणा करता है या हमला कर देता है। अमेरिका के विदेश सचिव मार्को रूबियो कह चुके हैं कि इसराइल के हमले की आशंका के चलते अमेरिका को अपने बचाव में पहले हमला करना पड़ा। बाद में जब ट्रंप ने 5 दिनों तक ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने की बात कही तो इसराइल ने तेहरान पर भयंकर बमबारी कर दी। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि नेतन्याहू को डर है कि ट्रंप युद्ध रोक सकते हैं, इसलिए उन्होंने ईरान पर 48 घंटे तक तेज बमबारी के आदेश दिए हैं। तो अमेरिका को ईरान से पहले इसराइल से बातचीत करनी चाहिए। जब तक युद्ध रोकने को लेकर अमेरिका और इसराइल के बीच सहमति नहीं बनेगी, ईरान से बातचीत की सारी कोशिशें नौटंकी नजर आएंगी। अगर ट्रंप ने जमीन से लड़ने का विकल्प चुन लिया तब फिर यह युद्ध दूसरा महीना भी देखेगा। देखते देखते 1 महीना होने जा रहा है। यह सब खार को लेकर किया जा रहा होगा। जमीन से कार्रवाई का मामला ईरान के मेनलैंड से 24-25 किलोमीटर दूर है खार। 13 मार्च को ट्रंप ने दावा किया था कि इसके 90 सैन्य ठिकानों पर हमला हुआ, लेकिन बाद में खबर आई ईरान यहां से तेल का निर्यात किए जा रहा है और खासा पैसा कमा रहा है।
अमेरिका फिर से खार्ग पर हमला करना चाहता है, इसलिए खाड़ी के इलाके में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जा रही है ताकि खार्ग पर जमीन के रास्ते हमला हो। अब सवाल उठता है कि खार्ग पर कब्जा कर लेने से क्या होगा। यहां तक पहुंचने के लिए अमेरिका को होर्मुज का रास्ता फिर भी चाहिए। ईरान भी खार्ग पर अपनी सैन्य तैयारी और मजबूत कर रहा है, मिसाइलें भेज रहा है, ट्रैप्स और माइन बिछा रहा है। क्या ट्रंप अपने देश के सैनिकों को इन हालात में लड़ने के लिए भेजेंगे? 1945 की ओकिनावा की लड़ाई के बाद से अमेरिका ने इस तरह की बमबारी के बीच जमीन पर अपने सैनिक नहीं उतारे। 2003 में इराक युद्ध के दौरान अल्फाओ के इलाके में अमेरिकी टुकड़ियों को जमीन पर उतारा गया, लेकिन उस समय सामने से कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। दुनिया के कई देशों में तेल और गैस का संकट विकराल होता जा रहा है। भारत में लगता है खबरों को ठीक ठाक मैनेज कर लिया गया है, वरना अलग अलग इलाकों में संकट की बात सुनाई दे रही है, अखबारों में दिखाई नहीं देती, ना चैनलों पर। कुछ दिनों तक खबरें आई कि फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, अब ऐसी खबरें ना के बराबर दिखाई देती हैं। इन सब के बावजूद भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने माना है कि संकट है। उन्होंने कोरोना के समय की याद दिलाई है और देश को एकजुट रहने को कहा है। इसका मतलब है संकट किसी भी दिन बेकाबू हो सकता है। दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री ने कहा है युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने भी एनर्जी सप्लाई को लेकर अलार्म बटन दबा दिया है। बांग्लादेश में हवाई जहाज के ईंधन के दाम में 80% की वृद्धि की गई है। ऑस्ट्रेलिया से खबर है कि 500 से अधिक पेट्रोल पंपों पर तेल नहीं है। ट्रंप को कुछ हो गया है, जो भी हुआ है उसका नाम मुझे नहीं मालूम। उन्होंने कहा है ईरान के लोग उन्हें सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं। सोचिए, आपके घर की रसोई का चूल्हा बुझता जा रहा है और ट्रंप लफा शूटिंग बतिया रहे हैं। लफा शूटिंग का हिंदी में मतलब होता है आए बाएं साएं अलबल। पूरा मार्च बीत गया। बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर कितने ही सवाल उठ रहे हैं, अखबारों में देखिए। चुनाव का ऐलान हो चुका है और लोग अपने नाम को लेकर चिंता में हैं। जो हाल दुनिया का वही हाल देश का। अगर आपको गैस और सिलेंडर नहीं मिल रहा है तब भी आप विश्वास ना करें कि गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। सरकार ने कहा है पेट्रोल और गैस का कोई संकट नहीं। इसका जाप करते रहिए और चिंता की कोई बात नहीं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।